गुड आफ्टरनून। कहां तक पढ़ा था लास्ट? घनत्व तक पढ़ लिया था, है ना? घनत्व दाब। चलिए, तो वो हो गई आपकी बेसिक यूनिट्स जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा देखो कुछ बेसिक बातें जो आपको पढ़नी है। एक तो आपको पढ़ना है न्यूटन के गति के नियम। शॉर्ट में कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और तीसरा कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। अब कल वाला पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? तो आज की बात समझ आएगी। नहीं तो बैठ करके नोट्स बनाना आराम से। टेंशन मत लेना। हाँ, घनत्व में, ताप, टेम्परेचर, प्रेशर में और घनत्व में। अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर बढ़ाओगे आप और कंटेनर बंद है तो घनत्व बढ़ जाएगा। समानुपाती हो गया। अलग अलग केस में अलग अलग होता है। अब तू किस सेंस में पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल। कम हो जाता है, समझ गया मैं। कम हो जाता है उसका आंसर। ठीक है, यही है ना? और अच्छे से सोच करके पूछ लेना। जो तू पूछना चाह रहा है उसका तो कम हो जाता है आंसर। इसलिए पूरा क्वेश्चन तुम या तो लिख के लाया करो, क्यों तुम भूल जाते हो। पढ़ते कुछ और हो, यहां आते तो भूल जाते हो कि पूछना क्या था। कम हो जाता है, मैंने बोल दिया उसका आंसर। ठीक है, मेरे को पता है तो ये पूछेगा। उनके बीच में धागा रख और उन दोनों को दबा, धागा उनके अंदर चला जाएगा। दो ये करके देखना। बर्फ के 2 आइस क्यूब लेना। ठीक है, जैसे एक बर्फ का आइस क्यूब ये रहा। ठीक है, इसके बीच में एक धागा ऐसे रख देना और दूसरा आइस क्यूब रख देना उसको। अब इन दोनों को ऐसे प्रेस करना। प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही ये हल्की सी पिघलेगी, पिघलते ही ये धागा इसके अंदर चला जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे और धागा अंदर चला जाएगा। गलनांक में कमी आ जाती है। चलो आगे समझो। जड़त्व का नियम, पहला नियम क्या है? जड़त्व के नियम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जड़त्व का नियम सबसे पहले दिया किसने दिया? तो ये दिया था गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं गैलीलियो का नियम भी। क्या कहा जाता है इसको? तो ये क्वेश्चन पूछा गया गैलीलियो के नियम के नाम से किसे जानते हैं? जड़त्व के नियम को। अब सबसे पहला देखो वर्ड देखते हैं नियम कि जड़त्व क्या है। व्हाट इज जड़त्व? इनर्शिया क्या होता है? समझो, जड़त्व होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध। जड़त्व क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध। इस बात को समझने के लिए आप ये समझो, जैसे आपके पास 2 मास है। ये 5 केजी का मास है, ये 50 केजी का मास है। ठीक है, दोनों को खिसकाना है अपने को। दोनों को खिसकाना है तो खिसकाने के लिए दोनों पे क्या लगाना पड़ेगा? बल। दोनों पे बल लगाएंगे। अब ये तो दिख रहा है आपको, इसका मास कम है, इसका मास
ज्यादा है। अब मैं आपको एक लाइन पूछूं कि किसको किसको खिसकाना मुश्किल होगा, तो आपको सिंपल सी बात है, 50 वाले को खिसकाना कठिन है। अगर मैं अब ये पूछूं कि कौन अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध अधिक करेगा, आप कहोगे 50 वाला करेगा। 50 वाला क्योंकि भारी है तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा, आप आसानी से उसको खिसका नहीं पाओगे। तो ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, स्थिति में परिवर्तन का विरोध, यही क्या कहलाता है, जड़त्व। क्लियर? तो सिंपल सी बात, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है विरोध। किस चीज का विरोध? स्थिति में परिवर्तन का विरोध। यानी हर वस्तु चाहती है उसकी स्थिति में परिवर्तन का क्या करना, विरोध। अब ये टेबल पड़ी है, तो ये पड़ी है तो ये तो यही चाहेगी मैं यहीं पड़ी रहूं, कल आके देखेंगे तब भी यही नजर आएगी, परसों भी यही नजर आएगी, अगले दिन भी यही नजर आएगी। तो ये क्या चाहती है, मैं यहीं पड़ी रहूं, मतलब मैं जिस जगह पे हूं, जिस स्थिति में हूं, मैं वैसी ही रहूं, मेरी स्थिति कोई बदले नहीं। पर इसकी स्थिति कब बदल सकती है, जब इस पे कोई बाह्य बल लगाएंगे। बल लगा के इसको वहां खिसका सकते हैं, इधर खिसका सकते हैं। अगर बल नहीं लगाएंगे तब तक तो यहीं रहेगी ना। तो यही तो जड़त्व का नियम है कि जो वस्तु स्थिर है वो क्या चाहती है, स्थिर ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। वो कहेगी भैया मेरे को कोई चेंज मत करो, मैं तो ऐसी पड़ी रहूंगी। और अगर ये गति कर रहा है तो कोई गतिशील है तो वो क्या चाहेगा, मैं गति ही करता रहूं, मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे। मैं गतिशील अवस्था में हूं तो मैं गतिशील में रहूं, मैं स्थिर में हूं तो मैं स्थिर में ही रहूं। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध हर वस्तु करती है, यही क्या गुण क्या कहलाता है, जड़त्व। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्थिति में परिवर्तन का विरोध ज्यादा कर रही है, किस वजह से ज्यादा कर पा रही है, तो आपको सर साफ दिख रहा है, द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो मैं आपको एक लाइन से समझा दूं इसको, तो ऐसा समझ में आ जाएगा क्या कि जड़त्व एक प्रकार का है विरोध, है या ना? जड़त्व एक प्रकार का क्या है, विरोध है। किस चीज का विरोध है? स्थिति में परिवर्तन का विरोध। विरोध ज्यादा कौन कर पा रहा है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो मैं ये कह दूं कि जड़त्व किस पे निर्भर कर रहा है, ये बात समझ में आई क्या? तो यही तो अभी 2 मिनट पहले समझिए कि जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध भी ज्यादा करेगा, मतलब उसका जड़त्व भी ज्यादा है। दैट मीन्स क्वेश्चन आता है, जड़त्व निम्न में से किस राशि को बताता है? द्रव्यमान को बताता है, समय को बताता है, वेग को बताता है, किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। समझ आ गया क्या? तो जड़त्व द्रव्यमान को बताता है। क्लियर है ये लाइन? और समानुपाती का मतलब तो समझ में आ ही जाएगा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब जड़त्व का नियम हम यही बोलते हैं कि हर वस्तु क्या चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। मतलब जो वस्तु स्थिर है वो क्या चाहेगी, मैं कैसे रहूं, स्थिर ही रहूं। और जो वस्तु गतिशील है वो क्या चाहेगी, गतिशील ही रहूं। मतलब जो स्थिर है वो गतिशील नहीं होना चाहती, और जो गतिशील है वो स्थिर नहीं होना चाहती। खुद से तो नहीं होना चाहती, लेकिन वो केवल कब हो सकती है, जब अपन क्या करें, बाह्य बल लगाएं। यही जड़त्व का नियम है कि यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, तथा गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। ये जड़त्व का नियम है। क्लियर इतनी बात? पहले इतना लिखो जल्दी से, फिर मैं लैंग्वेज लिखा देता हूं, फटाफट लिखना। स्पेस में मास जीरो हो जाता है, बिल्कुल गलत है। किसने पढ़ाया ऐसा? तो फिर ऐसे बोलना तो नहीं लगेगा वहां पे। मास तो वही रहेगा ना, और जहां मास होगा वहां जड़त्व होगा। ठीक है? अब ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आपको कल वाली बात याद रहेगी तो, कि द्रव्यमान सब जगह सेम रहता है,
बदलता क्या है? भार बदलता है। और भार भी क्यों बदलता है? भार क्यों बदलता है? क्योंकि जी बदलता है। सिंपल सी बात है। वापस बोलो। जड़त्व घर्षण पे। जड़त्व घर्षण पे कैसे? नहीं नहीं, जड़त्व घर्षण पे कार्य नहीं करता। जब ये गति करना चाहेगा तब घर्षण बल लगेगा। हाँ, बोल सकते हो। ये क्या, जब भी कोई सतह दूसरी सतह पे गति करेगी तो हर जगह घर्षण आएगा ही आएगा। वो बालक कहां गया जो कल था? कहां बैठा है वो? ठीक है। ये समझ आ गया आज का? कल वाला पढ़ के आया ना? ईमानदारी से बता। पूछूंगा अभी। प्रकाश भी पढ़ा देंगे, क्या टेंशन ले रहा है? पूछ ले तो प्रकाश भी पूछ ले। ऐसा थोड़ी जिस दिन प्रकाश पढ़ाऊंगा उसी दिन तुम्हारे बात का आंसर दूंगा। अभी भी दे दूंगा। नहीं, इनर्शिया जीरो होता है ये मत बोलो। एक्चुअली ये होता है कि वहां पर कोई घर्षण बल नहीं लग रहा वायु का, तो उनको तो स्पेस में जो वेग देकर के छोड़ देते हैं उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो जिंदगी भर। हाँ, बोल सकते हो। तभी तो वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। लिखे? थोड़ा सा स्पीड में लिखो। चलो, इन्वर्टेड कोमा लगा के जड़त्व का नियम लिखो। ये तो किसकी परिभाषा है? जड़त्व की। अब अपन बात कर रहे हैं जड़त्व के नियम की परिभाषा क्या है, नियम क्या है। तो इन्वर्टेड कोमा लगाओ और नियम लिखो। यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। तथा यदि गतिशील है, तथा यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक, जब तक उस पर, आगे बोलो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बस ऐसा सुनते रहो, समझते रहो, आंसर देते रहो, चीजें याद हो जाएगी आपको यहीं पे। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, चलिए। अब ये जो जड़त्व होता है ना, ये तीन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जड़त्व के तीन तरह के प्रकार हो सकते हैं। टाइप ऑफ इनर्शिया। तो तीन तरह का जड़त्व होता है। एक तो स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसको कहते हैं स्टैटिक इनर्शिया। दूसरा होता है गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व। डायनामिक इनर्शिया। और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, डायरेक्शनल इनर्शिया। ऐसे तीन में डिवाइड कर लो फटाफट से। इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। तीन तरह का जड़त्व होता है। स्थिर अवस्था का
गतिशील अवस्था का और दिशा का। लिख दिया? ठीक है। अब देखो वो पूछता है इनके उदाहरण। अब स्थिर अवस्था का जड़ तो क्या है? वही, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक बाह्य बल ना लगे। तो गतिशील में क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक बाह्य बल ना लगे। यदि कोई वस्तु दिशा किसी दिशा में मुड़ रही है तो उसमें कौन सा जड़ लगेगा? दिशा का जड़। तो देखो इसमें पूछता है वो उदाहरण। कैसे पूछता है एग्जाम में? वो पूछता है यदि रुकी हुई बस की अचानक चलने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति किधर झुकता है? आगे नहीं, पीछे झुकता है। बस अचानक चलती है तो पीछे झुकते हो, चलती हुई रुकती है तो आगे झुकते हो। वो बोलेगा कौन सा जड़त्व? एक में स्थिर अवस्था है, एक में गतिशील है। क्वेश्चन बोलता है अगर अपन कपड़ों को झटकते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं, कौन सा जड़त्व? क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ की टहनी को हिलाने पर पेड़ से फल का टूटकर अलग होना, कौन सा जड़त्व? तो अब आपको देखो आंसर किस हिसाब से निकालना है। तो सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं। वस्तु स्टार्टिंग में जिस कंडीशन में है वही वाला जड़त्व उसका आंसर होगा। वस्तु अगर स्टार्टिंग में रुकी हुई है तो कौन सा जड़ तो लगा देना? स्थिर वाला। अगर वस्तु गति कर रही है तो गतिशील अवस्था का, और किसी दिशा में मुड़ रही है तो दिशा का। अब वो एग्जाम्पल देता है कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, कौन सा जड़त्व? स्थिर अवस्था जड़त्व। क्लियर? वो बोलेगा पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल का टूटकर अलग होना, स्थिर अवस्था का। क्योंकि पेड़ की टहनी को हिलाया, फल तो स्थिर है तो वो तो क्या चाहेगा? स्थिर ही रहना। तो टहनी अलग हो जाती है, फल वहीं रह जाता है, तो वो टूट के गिर जाता है। कपड़ों को झटकने पर धूल के कण का अलग होना, स्थिर अवस्था का। एक आपने एग्जाम्पल बचपन में पढ़ा होगा, ये कोई ग्लास है और इसके ऊपर आपने कोई कार्डबोर्ड रख दिया, गत्ता रख दिया, और इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया। फिर आप ऐसे जोर से इसको बोर्ड को ऐसे धक्का देते हो तो ये बोर्ड तो आगे चला जाता है और ये सिक्का नीचे गिर जाता है। देखा ऐसा? कौन सा जड़त्व है? स्थिर अवस्था। यही चीज सेम आप टेबल पे कर सकते हो। टेबल पे कपड़ा बिछा दो, उस पर कोई ग्लास रख दो। अब कपड़े को झटके से खींचो, केवल कपड़ा आएगा, ग्लास नहीं आएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे खींचोगे तो कपड़े के साथ साथ ग्लास भी आ जाएगा। तो आप ये जो कर रहे हो ये कौन सा है? ये स्थिर अवस्था जड़त्व। कारण जो वस्तु स्थिर है वो तो स्थिर रहेगी, और जिस पे बल लगा दिया वो गति करेगी। तो बल तो आपने गत्ते पे लगाया तो गत्ते की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन जो सिक्का स्थिर है वो तो क्या चाहेगा? स्थिर रहना, इसलिए वो ग्लास में गिर जाता है। समझ आ गया? ये सब कौन सा जड़त्व? स्थिर अवस्था का। लिखो तो इसके नीचे उदाहरण। लिखो रुकी हुई बस के अचानक चलने पर। पहला उदाहरण लिखो, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति का, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति का किधर की ओर? पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना। अब ये बस का ही नहीं, इस नाम से बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। जैसे घोड़े पे पूछ सकता है कि घुड़सवार घोड़े के अचानक चलने पर किधर गिरता है? पीछे की ओर गिर जाता है। आप बाइक चला रहे हो, अचानक एकदम क्लच छोड़ दो तो गाड़ी उड़ेगी, तो आप किधर की ओर गिरोगे? पीछे की ओर। सब जगह कॉन्सेप्ट है, पर वो घोड़े के नाम से पूछता है, बस के नाम से पूछता है तो अपन वो वाले वर्ड यूज करते हैं। सब जगह लगेगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है? दूसरा उदाहरण लिखो, पेड़ की टहनी को हिलाने पर। सेकंड उदाहरण लिखो, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल का टूटकर अलग होना, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फल का टूटकर अलग होना। तीसरा लिखो, कपड़ों को डंडे से पीटने पर, कपड़ों को डंडे से पीटने पर
धूल के कणों का अलग होना, कपड़ों को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना, ये सारे उदाहरण किसके हैं? स्थिर अवस्था के। गतिशील में लिखो। तो गतिशील में क्या हो जाएगा कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है तो व्यक्ति किधर झुकता है? आगे की ओर। दूसरा उदाहरण देखो, ये व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, अचानक उसके नीचे पत्थर आ गया तो वो किधर की ओर गिरता है? आगे। कारण सेम है, ये पत्थर है, ये दौड़ रहा है, तो पत्थर से टकरा गया तो जो पैर है वो तो इसकी वजह से स्थिर हो गए, ऊपर की बॉडी तो फ्री है, वो क्या चाहेगी? गति करना, इसलिए वो किधर? आगे की ओर गिर जाता है। क्योंकि जो गतिशील है वो तो क्या कहेगा? गति करूंगा। जो ये वाला था ये तो रुक गया बाह्य बल लगाने पर ये तो गतिशील है, तो गतिशील होता है तो आगे की ओर झुक जाता है। तो लिखो दोनों उदाहरण किसके हैं? इसके हैं। पहला लिखो। हाँ, दीवार है तो पूरा वो टकराएगा उससे। अब दीवार तोड़ के तो गिर नहीं सकता, अगर दीवार पतली है तो तोड़ के गिर जाएगा, नहीं तो पहले टकराएगा फिर गिरेगा। किधर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, डिपेंड कर सकता है। क्या लिख रहे थे? उदाहरण, ठीक है। लिखो, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे व्यक्ति का किधर की ओर? आगे की ओर झुकना। क्लियर है? अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप टू व्हीलर में देख सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक आगे वाला ब्रेक लगा दो तो आगे वाला पहिया रुकते ही पीछे से उड़ जाता है वो, तो आप आगे गिर जाते हो। सब जगह ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कार में अगर आप बैठे होगे तब भी ये कॉन्सेप्ट होगा, आप आराम से बैठे हो, जैसे ब्रेक लगा आप आगे झुक जाते हो। दूसरा लिखो, दौड़ते समय पत्थर से टकराने पर, लिखो, दौड़ते समय पत्थर से टकराने पर, दौड़ते समय पत्थर से टकराने पर आगे की ओर गिरना। ये दोनों किसके उदाहरण है? गतिशील अवस्था के जड़त्व के। तो एक बार देखो, क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन आया था कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? पहला, चढ़ने वाले व्यक्ति के सम्मान में। दूसरा, गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण। तीसरा, स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति चढ़ रहा है उसके सम्मान में आगे झुकता है, वो फिजिक्स है, आगे अपने आप झुक जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, फिजिक्स की वजह से ऐसा होता है। हाँ, चढ़ने वाले तो कुछ भी मान ले, क्या जा रहा है। तो अपने को लेकिन आंसर यही मानना है, तब अपना सिलेक्शन होगा। तो अपने को आंसर क्या मानना है? गतिशील अवस्था का जड़त्व। चलो, तीसरा क्या है? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व को भी आप बहुत बार देखते हो कि अगर कोई मोड़ है और बस जा रही है तो अचानक अगर वो मुड़ेगी तो बस अगर इधर मुड़ी है तो उसमें बैठा व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर झुक जाता है, ये तो देखा होगा। तो जैसे उसने ऐसे मोड़ा हम ऐसे झुक जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण यही है, ठीक है। क्या पकड़ लेते हैं? हाँ, और कुर्सी नहीं हो आसपास तो फिर हाँ, ठीक है। तो कहने का मुद्दा यह है कि किसी दिशा में अगर मुड़ रही है कोई गाड़ी अचानक और आप अगर विपरीत दिशा में झुक गए तो वो कौन सा जड़त्व है? दिशा का जड़त्व। तो लिख लो, किसी बस के अचानक मुड़ने पर, किसी बस के अचानक मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति का विपरीत दिशा की ओर झुकना। लिख दिया? वापस बोलूं? किसी बस के अचानक मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति का विपरीत दिशा की ओर झुकना। ये हो गया आपके जड़त्व का नियम। ये तो समझ में आ गया, आराम से आ गया, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा जब सेकंड नियम आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो थ्योरेटिकल चीज थी, किसी एक कम भी समझ में आती तो वो रट भी सकता है, फिक्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा उसको ढंग से समझना। हेडिंग लगाओ, कौन सा?
संवेग संरक्षण का नियम लगाओ। लिख दिया? चलो अब संवेग संरक्षण के नियम को समझने की कोशिश करो। संवेग संरक्षण, अब संरक्षण का मतलब होता है परिवर्तन होना या नहीं होना। बोलो, नहीं होना। जैसे अपन कहते हैं ना ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा 100 जूल है सपोज, तो वो 100 ही रहेगी। 100 से न तो 99 होगी क्योंकि नष्ट नहीं कर सकते, न 100 से 101 होगी क्योंकि उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 100 जूल ऊर्जा, जैसे अभी गतिज ऊर्जा है तो ये 100 जूल स्थितिज हो गई, 100 जूल ध्वनि हो गई, रहेगी टोटल 100 ही। उसके मान में चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल मान में चेंज नहीं आएगा, केवल रूप बदलेगा। ठीक है, तो वैसे ही ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा के मान में चेंज, संवेग संरक्षण मतलब संवेग बदले नहीं, जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। ठीक, अब है क्या ये वो सुनो। संवेग का फॉर्मूला बताओ, द्रव्यमान इंटू वेग। अब कल वाली बात याद करो, संवेग निर्भर किस किस पे कर रहा है? द्रव्यमान पे और वेग पे। अब जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति का द्रव्यमान है 5 kg और उसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, तो संवेग कितना आया? ठीक है, अब मैंने बोला कि द्रव्यमान बढ़ गया, कोई दूसरा व्यक्ति उसका द्रव्यमान 5 की जगह 10 है और वेग उसका 10 है, तो संवेग कितना आया? 100 आया क्या? तो मैंने अगर द्रव्यमान बदला तो संवेग बदला क्या? क्या बदलेगा? अब मैं कह रहा हूं द्रव्यमान वही रखा 10, मैंने वेग बदल दिया, 10 की जगह क्या कर दिया? 20, कितना हो गया? तो यही समझाना चाह रहा हूं कि संवेग निर्भर किस किस पे कर रहा है? द्रव्यमान पे। द्रव्यमान बदलेगा तब भी संवेग बदलेगा और वेग बदलेगा तब भी संवेग बदलेगा। अब किसी चीज का आपको संवेग बदलना है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो संवेग द्रव्यमान बदल दो या वेग बदल दो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, वो भी कल वाली बात से समझ में आएगा कि किसी चीज का द्रव्यमान बदलना आसान नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान तो जनरली नियत रहता है। अब आपका द्रव्यमान जैसे 50 kg है, अब आप गति कर रहे हो तो आपका द्रव्यमान बदलना तो आसान नहीं है ना, क्योंकि आपका द्रव्यमान तो घर जाओगे जब तक उतना ही रहेगा, दिल्ली जाओगे तब तक भी उतना ही रहेगा, मुंबई जाओगे तब भी उतना ही रहेगा। तो द्रव्यमान आसानी से बदला नहीं जा सकता क्योंकि द्रव्यमान तो नियत राशि है। तो अगर हमको संवेग बदलना है तो सर हम द्रव्यमान तो नहीं बदल सकते थे, बदल क्या सकते हैं? वेग। ये बात समझ में आई क्या? तो द्रव्यमान को बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा वेग को। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब ये गाड़ी है, ये जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, अब मुझे इसका संवेग बदलना है तो मैं तो इसका वेग बदल सकता हूं। वेग मैंने 50 की जगह 60 कर दिया तो संवेग बढ़ जाएगा, और 50 की जगह 40 वेग कर दिया तो कम हो जाएगा। अब मुझे इसका वेग बदलना है, वेग बदलने के लिए मुझे इसके ऊपर बाह्य बल लगाना पड़ेगा ना। अब मैंने इसके ऊपर बल लगा दिया तो इसी दिशा में लगाया जिस दिशा में जा रही है, तो वेग बढ़ेगा या घटेगा? हो सकता है 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए। और अगर मैंने बल इसके विपरीत दिशा में लगा दिया तो वेग बदलेगा? तो भी बदलेगा। अब हो सकता है 50 की जगह 40 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए। मतलब मुझे वेग बदलना है तो क्या लगाना पड़ता है? बल। किस दिशा में? किसी भी दिशा में लगा दूं। मैं वेग बदलना चाहता हूं तो मैं किसी भी दिशा में बल लगा दूंगा तो वेग बदल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो मुझे वेग बदलना पड़ा तो मुझे क्या लगाना पड़ा? बाह्य बल लगाना पड़ा। अब इस तीनों बातों को एक साथ समझो कि मुझे संवेग बदलना है तो बदलना पड़ेगा वेग, मुझे बदलना है वेग तो लगाना पड़ेगा बाह्य बल। तो मैं यूं कह दूं ना सीधा सा कि ये संवेग अल्टीमेटली बाह्य बल पे निर्भर कर रहा है। अगर मैं ये लगाऊंगा ही नहीं तो ये बदलेगा ही नहीं, ये नहीं बदलेगा तो ये बदलेगा ही नहीं। अगर मुझे ये बदलना है तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना है तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो मतलब मैं यूं कह दूं कि ये संवेग में परिवर्तन अल्टीमेटली निर्भर किस पे करा? बाह्य बल पे। ये इसका स्टेटमेंट है कि संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल पर निर्भर करती है। समझ आया?
ये तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल पर निर्भर करती है या बाह्य बल के समानुपाती होती है। समानुपाती तो है, क्योंकि जितना ज्यादा बाह्य बल लगाऊंगा उतना ज्यादा वेग बदलेगा, जितना ज्यादा वेग बदलेगा उतना ज्यादा संवेग बदलेगा। ये संवेग, ये परिवर्तन, ये दर क्या बन गया? ये संवेग में परिवर्तन की दर किस पे निर्भर करती है? बाह्य बल पे। अब समानुपाती एफ आता है, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उसका मान 1 होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूं बराबर एफ बाह्य। ठीक है, बात समझ में आ गई? या इसको ऐसे घुमा के लिख देता हूं कि संवेग में परिवर्तन की दर किस पे निर्भर करती है? बाह्य बल पे। ठीक है, ये तो इसके नियम का क्या है? ये स्टेटमेंट है और ये इसका निरूपण है, कैसे निरूपित करते हैं। अब मुझे एक बात का जवाब और दो, एफ बाह्य बराबर संवेग का फॉर्मूला क्या था? द्रव्यमान इंटू वेग। अब संवेग को बदल रहे हो, संवेग में परिवर्तन कर रहे हो, तो एक्चुअली बदल इन दोनों में से क्या रहे हो? तो परिवर्तन किसके आगे लिखेंगे? इसके आगे तो लिखेंगे, अपोन में क्या? समय। ठीक है, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर? बाह्य बल के। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये पढ़ो, ये क्या है? ये क्या चीज है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो ये ए है और ये क्या है? एम। तो क्या ये एफ बराबर एम है? सूत्र मिल गया क्या? तो ये इसका दूसरा अच्छा क्वेश्चन कि सेकंड नियम, द्वितीय नियम जो है बल के सूत्र को व्युत्पित करता है। द्वितीय नियम बल के सूत्र को व्युत्पित करता है। अब जिन्होंने अब तक इससे पहले फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनको ये कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो लोड लेना भी मत। लोड वही लेना जो डेली पढ़ रहे हैं, टेंशन वही करो जो डेली पढ़ रहे हैं, फिर समझ नहीं आए। जो डेली पढ़ ही नहीं रहे वो उसको टेंशन भी क्यों करनी है? ठीक है ना, तो ये उन्हीं को समझ में आएगा क्योंकि उन्हीं को पता है कि सब वेग में परिवर्तन की दर सर ने तुरंत लिखाई है। ठीक है, उन्हीं को पता है कि सर मैंने परिवर्तन एम के आगे क्यों नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि द्रव्यमान कहीं लाने ले जाने से बदलता नहीं है, द्रव्यमान तो नियत ही रहता है। बदल तो क्या सकता है? वेग बदल सकता है। समझ आया? ठीक है, और ये जो साथ साथ लिख रहे हैं नालायक वो सुन लें, साथ साथ लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतनी बातें क्लियर? और तीसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, सर फिर ये संरक्षण क्या है? ये संरक्षण यही है क्या कि अगर मैं बाह्य बल लगाऊं ही नहीं तो वेग बदलेगा ही नहीं, वेग नहीं बदलेगा तो संवेग बदलेगा ही नहीं। मतलब संवेग जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, और जितना पहले था उतना ही बाद में। इसी को तो कहते हैं संवेग क्या है? संरक्षित है। तो क्वेश्चन आता है संवेग संरक्षित कब रहता है? जब बाह्य बल का मान शून्य हो। तो स्टेटमेंट आता है बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग क्या रहता है? संरक्षित। संरक्षित को नियत भी तो कह सकते हैं, संरक्षित या नियत रहता है। ये लाइन समझ में आई कि क्यों रहता है? क्योंकि जब बाह्य बल लगाओगे नहीं तो वेग नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा तो संवेग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये आरपीएससी ने नहीं, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था क्वेश्चन। कैसे पूछा था सुनो, कि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग का मान होता है संरक्षित, असंरक्षित क्या होता है? संरक्षित। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग में परिवर्तन होता है शून्य या अशून्य? क्वेश्चन ऐसे था। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में संवेग
परिवर्तित होता है, होता रहता है। संवेग में परिवर्तन शून्य होता है। संवेग नियत रहता है। दूसरा और तीसरा दोनों सत्य है। वहां तो ऑप्शन एक चेंज था, मैंने थोड़ा सा अच्छा बना दिया क्वेश्चन को। बताओ, दोनों ही हो सकता है ना? बिल्कुल, क्योंकि बाह्य बलों की अनुपस्थिति होगी तो जो संवेग में परिवर्तन है वो जीरो होगा। अब संवेग में परिवर्तन जीरो होगा मतलब संवेग बदल ही नहीं रहा, और संवेग बदल नहीं रहा उसी का तो मतलब है संवेग। तो आंसर क्या जाएगा इसका? दूसरा तीसरा दोनों। समझ आया? आगे समझ में? बहुत बढ़िया। लिखो तो फिर क्या क्या लिखोगे? 1 2 3 4 लिख दो फटाफट से। इतना समझ में आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। देखो, थोड़ा सा टफ हो सकता है मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आए जिंदगी में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं समझ सकते जिंदगी में। सेकंड नियम कौन सा मतलब? सेकंड नियम कौन सा है? सेकंड नियम का स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड नियम में पूरा ही सेकंड नियम ही है। पूरा सेकंड नियम ही है। किसके नीचे? ये वाला? ये वाला लास्ट लाइन? द्वितीय नियम बल के सूत्र को व्युत्पित करता है, डिराइव करता है। हाँ, गति का द्वितीय नियम, जो द्वितीय नियम गति का ही तो पढ़ रहे हैं अपन। न्यूटन का द्वितीय नियम बल के सूत्र को व्युत्पित करता है। अब बार बार ये लिखने की जरूरत थोड़ी, न्यूटन का हेडिंग यही चल रही है, न्यूटन का। वो आता है ऊपर ऊपर जो पहली लाइन लिखाई ना, दिख रही है वो पहली लाइन? क्वेश्चन आता है, यह जो कथन है न्यूटन के कौन से नियम का कथन है? कौन से नियम का कथन है? द्वितीय नियम का कथन है। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में। हटाएं? बोलो। हाँ, बल को परिभाषित करता है। तीसरा नियम बल की प्रकृति बताता है। सब बल से ही रिलेटेड है कुछ ना कुछ, इसलिए न्यूटन की गति के नियम है, क्योंकि गति के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। ठीक है। पहला नियम बल को परिभाषित करता है, क्योंकि पहला नियम जड़त्व है। जड़त्व का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या आता है? बल आता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उस पर लगने वाला बल ज्यादा। हटाएं? ये लिखो।
करिएगा। इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादातर रेलवे में, इनमें, एनटीपीसी में, इनमें आते हैं कि पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा व्युत्पत्ति करता है, तीसरा प्रकृति बताता है बल्कि। लिख दिया? एक नोट लगा लो। रॉकेट के उड़ते समय संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट के उड़ते समय संवेग संरक्षित रहता है। रॉकेट के उड़ते समय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। तो कैसे रहता है, यू पूछ रहा है? समझेगा क्या? अब तुम्हारे यहां तो आएगा नहीं, तुम क्या ही करोगे। इधर देख, ये है संवेग। ठीक है। अब रॉकेट ऐसा केस होता है जिसमें द्रव्यमान बदलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूल होता है, और जब रॉकेट उड़ता है तो उसको उड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती है उसके जलने वाले फ्यूल से, ईंधन से। इसलिए रॉकेट में जो ईंधन होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत अत्यधिक ज्वलनशील होता है, जो बहुत जल्दी जले और बहुत ज्यादा क्या दे, एनर्जी। इसलिए वहां पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊष्मामान सबसे ज्यादा है, मैंने पढ़ा रखा है। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है। इसलिए तो कभी देखना विमानों में, इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल ईंधन होता है उसमें। तो ये संवेग है। अब रॉकेट उड़ेगा, रॉकेट उड़ेगा तो रॉकेट को उड़ने के लिए अपने एनर्जी चाहिए। एनर्जी तब मिलेगी जब वो अपने ईंधन को जलाएगा, तो ईंधन तेजी से जलता है। ईंधन जलेगा तो मास में क्या आएगी, कमी आएगी। अब जिस रेशो में मास में कमी आती है, जल करके उतनी ऊर्जा मिलेगी, और उसी रेशो में उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जितना जल्दी मास जल की एनर्जी देगा उतना ज्यादा तो वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ते तुरंत 11.2 होगा, 11.2 होते ही पलायन वेग होती है, रवाना वहां से। आगे समझ में? यू भी समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मास जल करके आधा हुआ तो उसी रेशियो में वेलोसिटी क्या हो गई, डबल। 2 से 2 कट गया, m इंटू वी तो रहा। ठीक है। तो वहां पे यही होता है कि मास बर्न होता रहता है और उसी रेशियो में उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो जितना ये घटता है उतना वो बढ़ता है, दोनों का गुणा फिर भी क्या रहता है, नियत रहता है। इसलिए संवेग संरक्षित रहता है। ये एकमात्र केस ऐसा है जो अपवाद है, रॉकेट वाला, जहां मास बदल रहा है, बाकी मास नहीं बदल रहा। ठीक है। पर इतनी डिटेल आपके यहां नहीं आती, वो इंजीनियरिंग में, रेलवे में, इनमें काम आती है। आपको तो इतना भी याद है तो बहुत है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो टेंशन मतलब, इतना पूछते नहीं आपके, आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। तीसरा नियम हेडिंग लगाओ। कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लो। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है वो क्या होता है, वो ये बोलता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत व समान क्या होती है,
प्रतिक्रिया होती है। विपरीत तो बता रहा है दिशा और समान बता रहा है उसका परिमाण। मतलब क्या है कि अगर आपने इस दीवार पे 10 न्यूटन का बल लगाया तो ये तो क्रिया कर दी, प्रतिक्रिया मुझे कौन देगी? ये दीवार, ये बोर्ड देगा। कितनी देगा? समान देगा। मतलब उसका परिमाण, मतलब मैंने 10 न्यूटन लगाया है तो मुझ पे वापस कितनी लगेगी? 10 न्यूटन ही लगेगी। समान प्रतिक्रिया होगी। किस दिशा में होगी? मैंने लगाया इस दिशा में, तो प्रतिक्रिया होगी इस दिशा में, एक दूसरे के विपरीत। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। एक्चुअली आपको जो चोट लगती है वो इसी वजह से लगती है। आपने 10 न्यूटन का बल इस दीवार पे लगाया, तो आपने 10 न्यूटन का बल इस दीवार पे लगा, दीवार को चोट लगनी चाहिए थी, आपको क्यों लगेगी? वो आपको इसलिए लगती है क्योंकि दीवार भी आपको वापस चोट मारती है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का ही, इसलिए आपको हाथ में चोट लगती है। अब आप कहोगे सर मेरे तो लगी ही नहीं। वो इसलिए नहीं लगी, लगी तो है पर वो आपको फील नहीं हुई। रीजन, आपने बल बहुत कम लगाया, 10 न्यूटन का ही लगाया। यही आप दूर से दौड़ के आओ और अपना दीवार के अंदर माथा बचड़ो, बहुत ज्यादा वेग से आपने क्रिया कर दी, प्रतिक्रिया भी उतनी तेज होगी, तब आपको फील होगा कि हाँ चोट लगी है। क्यों? अब क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आपने क्रिया ज्यादा कर दी तो प्रतिक्रिया भी ज्यादा मिली है, इसलिए आपको चोट ज्यादा फील हुई। चोट पहले भी लगी थी लेकिन वो आपने क्रिया कम की थी तो प्रतिक्रिया भी कम हुई, इसलिए वो आपको फील नहीं हुई। वरना जब जब क्रिया होगी तब तब प्रतिक्रिया होगी। क्लियर? हर क्रिया के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो लिखो, फिर स्टेटमेंट लिखो। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समान और विपरीत पर अंडरलाइन कर लो। हाँ, कैसे सेम? यही तो कह रहा हूं ना, ये 2 वर्ड है इसके कीवर्ड, इसको हाईलाइट कर लेना, इसलिए इसको हाईलाइट करके लिखा है। इन्हीं पे गोला लगा लो। तीसरे नियम में ये 2 वर्ड दिखने चाहिए आपको कि समान तो परिमाण है और विपरीत दिशा है। कल को वो क्या करता है, इन वर्ड्स को आगे पीछे कर देता कि भाई विपरीत परिमाण की और समान दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ा तो वो इसको टिक कर आएगा, जबकि गलत है स्टेटमेंट। समान परिमाण की और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नोट लिखो। यह नियम बल की प्रकृति बताता है। बल की प्रकृति मतलब वो किस दिशा में लग रहे हैं। ठीक है, यह नियम बल की प्रकृति बताता है, नेचर, कि ये दोनों जो बल लग रहे हैं उनकी प्रकृति एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। ठीक है ना? तो क्या बताता है तीसरा नियम? बल की प्रकृति बताता है। दूसरा नियम बल को व्युत्पित करता है, बल के सूत्र को डिराइव करता है। और पहला नियम बल को परिभाषित करता है। ठीक है ना? दोनों तीनों चीजें ये है। अच्छा, ये बताओ, क्रिया और प्रतिक्रिया समान वस्तुओं पर होती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है? बहुत बार आ चुका। समान वस्तु पे होती है, बिल्कुल गलत है। कभी जिंदगी में समान पे नहीं होती, विपरीत दिशा, विपरीत अलग अलग वस्तुओं पे होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्रिया और प्रतिक्रिया, कोई चीज क्रिया किसी वस्तु पे करेगी तभी तो वस्तु उसको क्या देगी? प्रतिक्रिया। अब वस्तु ही एक है, ये क्रिया करेगी किस पे? जिस पे ये क्रिया करेगी वही तो इसको प्रतिक्रिया देगी। तो कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। अभी जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, क्रिया की थी बोर्ड पे और प्रतिक्रिया किसने दी? बोर्ड ने मेरे हाथ को दी। तो क्रिया हुई बोर्ड पे, प्रतिक्रिया हुई हाथ पे, इसलिए चोट हाथ पे लगी। समझ आ गया? तो और भी एग्जांपल समझ सकते। तैरना, तैरना न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। कैसे है? आप क्रिया करते हो, हाथ से पानी को खींचते हो पीछे, क्रिया किस पे हुई? पानी पे। प्रतिक्रिया कौन देगा? पानी देगा। किस पर? हमारे हाथ पर या हमें, किधर की ओर? इसलिए तो आप आगे बढ़ते हो। बढ़ने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी को पीछे धकेलो
पानी आपको आगे धकेलेगा। क्रिया प्रतिक्रिया। चलना, चलना क्या क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम है? बिल्कुल है। चलते टाइम वही सेम, जमीन को आप पीछे धकेलो, जमीन आपको आगे धकेलेगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप क्रिया कर रहे हो पीछे की दिशा में, आपका पैर ऐसे तो चलता है, क्रिया हो रही है पीछे की दिशा में, प्रतिक्रिया मिल रही है जमीन के द्वारा आपको आगे की दिशा में। तो एक तो विपरीत दिशा में मिलेगी और समान मात्रा में मिलेगी और अलग अलग वस्तुओं पर मिलेगी। ठीक है, तो देखो क्रिया और प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। हाँ हाँ, वो भी यही है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होती है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता कौन सा कथन इनमें सत्य है? ठीक है, ये गलतियां करवाओगे आप अगर ये क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़ पाओगे तो 100% गलती होगी। अगला स्टेटमेंट सुनो। क्रिया और प्रतिक्रिया के मध्य कितना समय अंतराल होता है? आज क्रिया की है तो प्रतिक्रिया कब होगी? कल या परसों? तुरंत होगी। ठीक है ना? क्रिया और प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। लिख लो, क्रिया व प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। लिखा? उदाहरण लिखो। उदाहरण, स्टेटमेंट वापस बोलूं? क्रिया और प्रतिक्रिया के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता। होता है क्या अंतराल? नहीं होता ना। आपने इस पे चोट मारी तो तुरंत ही तो आपके हाथ पे चोट मारी है इसने। आपने जोर से आकर के दीवार के अंदर अपना सिर बछेड़ दिया, आपके चोट लगी, तुरंत आपके मुंह से निकलता क्रिया हुई तो प्रतिक्रिया होगी ना। ऐसा थोड़ी आपने दीवार में माथा बछेड़ दिया, फिर बैठे हो 2 दिन हो गई, 2 दिन बाद याद आया, अरे चोट लगी थी, फिर कहते हो ऐसा नहीं होता ना, तुरंत होता है। नहीं 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 नहीं, वो पता दुनिया वालों को बाद में पड़ता है, आपको तो पता लग चुका होता है। ठीक है, आपको तो लग चुका होता है, बस आप उन चार के सामने रिएक्ट नहीं करते। वही वाली बात है, आदमी गिरता है तो सबसे पहले इधर उधर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। इसका मतलब ये नहीं चोट नहीं लगी, चोट तो लग गई उसको, और उसको भी फील हो गया कि लग चुकी है। अब वो यहां नहीं देखेगा, वो आगे जाके देखेगा। तो इसका मतलब नहीं आगे जाने के बाद प्रतिक्रिया मिली, प्रतिक्रिया तो एंड टू एंड मिल गई, बट वो समझदार था, उसको पता है यहां देखूंगा तो इंसल्ट ज्यादा होगी, वो आगे जाके देखते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता, फिजिक्स कभी गलत नहीं होती। क्रिया हुई है तो तुरंत प्रतिक्रिया होगी, आपको एहसास बाद में हो वो बात अलग है। ठीक है ना? चलो उदाहरण लिखो इनके, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के। बचपन से पढ़ रहे हो कुछ उदाहरण तो आप। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना, गोली आगे गई, प्रतिक्रिया लिखो, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना। वापस बोलूं? क्या इधर उधर कॉपी में देख रहे हो रे? बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे आना, इसमें क्या इधर उधर कॉपी में टिप के लिखते हो? तो लिख दिया। दूसरा, रॉकेट का उड़ना, धुआं नीचे की ओर निकलता है, रॉकेट किधर की ओर बढ़ता है? ऊपर की ओर बढ़ता है, तो रॉकेट का उड़ना। अब देखो ढंग से सुनना क्वेश्चन। रॉकेट उड़ता है तो संरक्षित क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है, न्यूटन का दूसरा नियम। रॉकेट उड़ता है तो क्रिया नीचे लगती है, प्रतिक्रिया ऊपर होती है, कौन सा नियम? दोनों तरह के नियम लग रहे हैं। ठीक है ना? चलो, फिर तीसरा तो बता ही दिया, चलना। चलना इसका उदाहरण है। चौथा बोलो। तैरना। ठीक है, फिर नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, वो भी यही है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, आदि खूब सारे हो सकते हैं। हाँ जी। वापस वापस बोलो।
जैसे इसको चोट की, हाँ ठीक है। हाँ, तो जब हाथ से क्रिया किए तो लगेगी तो हाथ पे ही ना, पैर पे कैसे लगेगी? अच्छा, चलो इधर देखो, तुम तो साइंस वाले हो ना, फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो। ये वो रही दीवार, ये टेबल ये रहा। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, सुनो, हो सकता है आपको भी कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन हालांकि बहुत सीधा सा है, बट वो थोड़ा सा बस ये कि समझने में नहीं आया आपके, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ नहीं आया, इसलिए आपको ऐसा डाउट हो सकता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जब अपन ने हाथ से दीवार पे मारा तो क्रिया भी हाथ ही कर रहा है, और चोट किस पे लगी? हाथ पे। सर ये तो एक ही वस्तु हो गई ना। एक ही है क्या? नहीं है। आपने हाथ से क्रिया की, लेकिन क्रिया हाथ से की है, हाथ पर नहीं की। क्रिया किस पे की? दीवार पर। चोट किस पे मारी? दीवार पे। यानी क्रिया किस पे हुई है? दीवार पे। अब दीवार आपको चोट मारेगी, किस पे? हाथ पे। तो क्रिया हुई थी दीवार पे, प्रतिक्रिया हुई है हाथ पर। कहां है सेम? अब आया समझ में उस स्टेटमेंट का मतलब? नहीं आया अभी भी? स्टेटमेंट समझ आ गया? तो फिर यही तो समझा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर होती है। ये नहीं बोला क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं के द्वारा होती है या किस पे होती है, ये बोला है क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर होती है। क्रिया दीवार पर हो रही है, कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं हो रहा, क्रिया दीवार पर हो रही है और प्रतिक्रिया हाथ पर हो रही है, हो गई ना अलग अलग वस्तुएं। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी अपन वर्ड्स समझ नहीं पाते ना तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, पर ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया आपके कंप्लीट, न्यूटन की गति का नियम। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ बोल। क्या क्या क्या, क्या? वापस वापस बोल। पृथ्वी से गोली चलाते हैं? अच्छा, बंदूक से गोली चलाते हैं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, पूरी बात सुन। बंदूक से गोली चलाते हैं तो? हाँ पीछे आता है। तो देवता, वो बंदूक कंधे पे ही है। अब बंदूक पीछे आएगी तो कंधा भी पीछे ही आएगा। कल कोई हो सकता है यहां लिखा हो बंदूक आगे चलती है, गोली आगे चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, तो व्यक्ति भी पीछे ही आ रहा है। ठीक है, कल को ऐसा आ जाए कि गोली आगे गई है तो व्यक्ति के साथ उसकी शर्ट भी पीछे गई है, सब कुछ वही है, बात एक ही है। आ? जड़त्व का, जड़त्व का कब लगता है? जब आप बाह्य बल नहीं लगा रहे, वहां तो बाह्य बल लग रहा है ना, इसलिए। इसलिए कैसे लगेगा जड़त्व? अगर आप जब तक बंदूक से गोली नहीं चला रहे तब तक जड़त्व लग ही रहा है ना, क्योंकि बाह्य बल है ही नहीं। पर जैसे गोली चली है, क्रिया हुई है, क्रिया हुई है मतलब क्रिया बल ही तो है, बल लगा है, प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होते ही अब जो स्थिर अवस्था का जड़त्व था वो टूट जाएगा और वस्तु पीछे की ओर गति करेगी। सिंपल। फिजिक्स कभी गलत हो ही नहीं सकती। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि फिजिक्स सारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ठीक है, फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं होता कि मैं ये कह दूं कि हाँ ये लाइन तो सही है लेकिन ये अपवाद है, याद कर लो, कभी नहीं हो सकता। फिजिक्स की हर लाइन शाश्वत सत्य है, 100% ट्रुथ है, कोई अपवाद नहीं है। हाँ नहीं, वो अपवाद नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक है ना उसका, क्योंकि उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए, तो उसकी वजह से वो उतनी तेजी से ईंधन को बर्न करता है, मास कम होता है तो वेलोसिटी होती है वहां पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब जैसे आपने खाना खाया है तो आप भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करोगे तो मास तो बर्न होगा ना, लेकिन हमारा मास इतनी तेजी से बर्न नहीं होता जितनी तेजी से रॉकेट में होता है, इसलिए हमारा मास बर्न तो हुआ है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं हमारा तो मास नियति है, वो एक तरह से अपवाद की तरह काम कर रहा है। मुझे बताओ, हम खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि वो खाना आपको जल करके एनर्जी दे। आपने आज अभी खाना खाया है, ठीक है, थोड़ा सा खाना खा लिया, आपके पेट में हल्का सा फील होता है कि कुछ भरा हुआ है, आप 2-4 घंटे चलो फिरो खेलो कूदो, पेट खाली सा फील होने लग जाता है ना। वो जो भरा हुआ पेट था वो कहां गया? वो जो फूड था वो बर्न हो गया, एनर्जी बदल गई, तो वो मास बर्न तो हुआ है ना, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं होता
टाइम लगता है, क्योंकि 4 से 6 घंटे तो पेट में ही पड़ा रहता है खाना, लेकिन वहां 4 से 6 घंटे में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है रॉकेट, इतनी तेजी से बर्न होता है, इसलिए वहां पर वो प्रभावी है। यहां प्रभावी नहीं है, तो हम कहते हैं यार मांस सामान्यतः स्थिर रहता है। एक्चुअली नहीं है। सामान्यतः वर्ड इसलिए लगाया जाता है, आप खाना खा करके वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो दिन भर में पचेगा खाना। आपने 1 kg खाना, आपका 50 kg मांस है, सपोज 1 kg आपने खाना खा लिया, टोटल 51 kg हो गया। ठीक है, अब आप काम करोगे तो वो फूड धीरे धीरे बर्न होगा। मैं कह रहा हूँ 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हुआ, भूख तो शाम को ही लग जाती है आपको, क्योंकि वो बर्न हो चुका है, आपको एनर्जी मिल चुकी है, और वेस्ट मटेरियल हम लोग बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है, तो मतलब मास तो बदल रहा है ना, बर्न, पर वो इतनी तेजी से नहीं बदल रहा जितनी तेजी से रॉकेट में बदलता है। तो अपवाद तो वो भी नहीं है एक्चुअली, वो तो बस समझने समझने की बात है। हाँ, यूं बोल सकते हो, फिजिक्स में अपवाद आते ही नहीं है कुछ भी।